आप सभी को राधे राधे। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील। स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 3 नवंबर 2020 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू पीडीएफ को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अगर आप फेसबुक चलाते हैं तो मेरा एक स्टार आईक्यू एजुकेशन से एक फेसबुक पेज है। यहां पे हर रोज शाम को यही करंट अफेयर की वीडियो 7 बजे आपको अवेलेबल रहेगी। तो आप प्लीज इस फेसबुक पेज को लाइक जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा। यार कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा? देश भर में पहली बार किसी हैचरी में ब्रीडिंग का करिश्मा दिखाने वाले प्रख्यात मत्स्य पालक का क्या नाम है जो अब हल्दी की खेती पर प्रयोग कर रहे हैं, जो कि कोरोना और अन्य गंभीर बीमारियों को मात देने में कारगर है। देखिएगा ये क्वेश्चन जो है वो चीतल नामक की एक मछली है उससे जुड़ा हुआ है। बेसिकली चीतल नाम की फिश जो है ये नेचुरल एनवायरनमेंट में ही ज्यादा पनपती है। लाइक चलता हुआ पानी है, नदी वगैरह या आपका जो बहता हुआ झरना है, नेचुरल एनवायरनमेंट में ही पनपती है। लेकिन इन्होंने आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में भी इस मछली की ब्रीडिंग तैयार की है और ऐसा करने वाले प्रख्यात मत्स्य पालक जिनका नाम है पद्मश्री सुल्तान सिंह, ये अभी प्रेजेंट में जो है हल्दी की खेती पे भी प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि हल्दी में कुरकुमीन ज्यादा होता है और ये जो है ये एंटीबायोटिक गुण के कारण हो सकता है बहुत सारी गंभीर बीमारियों को ठीक कर दे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन। आज का सेशन भी प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। हल्का सा लेंथी जरूर हो सकता है पर जो चीज थोड़ी सी टाइम लगाएगी तो जाहिर सी बात आपको कुछ सिखा के ही जाएगी। तो थोड़ा पेशेंस बना के रखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। सारे ही क्वेश्चन बहुत ही वैल्यूएबल क्वेश्चन है। पहला ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको नेशनल करंट अफेयर और के साथ में हरियाणा करंट अफेयर इन दोनों के ही अंदर आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू देगा। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत की किस महिला पहलवान ने सिंगापुर में लगातार तीसरी बार मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स, जिसको हम लोग MMA भी कहते हैं, चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है? तो मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स MMA चैंपियनशिप का खिताब जीता है, इनका नाम है रितु फोगाट। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक है, जो आपको फोटो में दिखाई दे रही है। हरियाणा के चरखी दादरी के बलाली गांव की रहने वाली है रितु फोगाट। इनको तो खैर आप बहुत अच्छे से जानते ही होंगे, क्योंकि फोगाट परिवार तो अपने आप में बहुत ही ज्यादा फेमस भी है। इनके पिताजी का नाम भी आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, द्रोणाचार्य अवॉर्डी है, महावीर सिंह फोगाट है, ठीक है। और इनकी बहनों के नाम भी आप अच्छे से जानते होंगे, गीता फोगाट और बबीता फोगाट। वो ऑलरेडी जो है इस खेल के क्षेत्र में अपना नाम अंतरराष्ट्रीय लेवल तक ले जा चुकी है। हालांकि ये भी कोई कम नहीं है, इन्होंने भी राष्ट्रमंडल कुश्ती चैंपियनशिप 2016 में स्वर्ण पदक जीता था। 10वीं के बाद ही इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी। इनका रुझान बहुत ज्यादा था किसकी तरफ? गेम्स की तरफ। अभी इन्होंने निर्णय लिया है, क्या निर्णय लिया है कि ये कुश्ती को कुछ टाइम के लिए जो है वो छोड़ देने वाली है और MMA जो है इसके अंदर प्रैक्टिस करेगी। अब देखिएगा सर होता क्या है ये MMA? देखिएगा इसका मतलब प्यारे बच्चों होता है कि कुश्ती, वुशु, किक बॉक्सिंग, मार्शल आर्ट, ये कई सारे गेम्स की एक मिक्स टेक्निक होती है। मतलब इन सभी गेम्स की टेक्निक अगर आती है ना तो ही वो इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है या इस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपना हिस्सा ले सकते हैं, कहीं ना कहीं जीत सकते हैं। अगर रितु फोगाट की माने तो भारत का पिछले 15 सालों से इन MMA गेम्स के अंदर इतना दबदबा नहीं है, तो ये भारत को आगे ले जाने के लिए जो है ये कोशिश कर रही है और ये फिलहाल जो है वो ट्रेनिंग ले रही है अभी, ठीक है। इन्होंने अभी रिसेंटली ये जीता है ना, कंबोडिया की नाउ स्रे पोव को दूसरे दौर में हरा के इन्होंने सिंगापुर में तीसरी बार मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और अभी ये फिलहाल ले रही है ट्रेनिंग कहां पे? इवो लव ट्रेनिंग सेंटर के अंदर जो है ये ट्रेनिंग ले रही है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जरूर याद रखिएगा इस क्वेश्चन को आप। चलिए आगे बढ़ता हूं प्यारे बच्चों, दूसरे क्वेश्चन की ओर जाते हैं हम लोग। क्या क्वेश्चन है हमारा कि केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अच्छा शासित राज्य या आप इसको कह सकते हैं सबसे अच्छा क्षेत्र कौन सा है? तो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अच्छा शासित मतलब जहां पे बेस्ट गवर्न होते हैं, सबसे अच्छी गवर्नर चलती है या यूं कहिएगा सरकार चलती है, तो ये वो केंद्र शासित प्रदेश। देखो केरल तो एक राज्य हो गया तो ऑप्शन ही कट गया, ये तमिलनाडु भी एक राज्य हो गया, आंध्र प्रदेश भी एक राज्य हो गया। तो एकमात्र यहां पे केंद्र शासित ऑप्शन में जिसका नाम है चंडीगढ़। क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे हरियाणा करंट अफेयर में? क्योंकि ये हरियाणा और के साथ में पंजाब
इन दोनों की ही राजधानी है। तो आप यूं मत समझिएगा कि केवल आपको हरियाणा के क्वेश्चन पढ़ने हैं, आपको हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ से भी क्वेश्चन पढ़ने हैं और कुछ हद तक तो क्वेश्चन आपको पंजाब से भी पढ़ने हैं, क्योंकि ये पड़ोसी राज्य है और पड़ोसी चलो राजस्थान भी है, लेकिन इससे हम लोग बने हैं, इससे हम लोग निकले हैं। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम देखने को मिले जहां पे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत हरियाणा का पड़ोसी राज्य के क्वेश्चन, तो वो ज्यादातर आंसर उनके पंजाब देखने को मिलते हैं। मैं कई बार वैसे करंट अफेयर में पंजाब के क्वेश्चन को ले भी लेता हूं, जैसे रिसेंटली पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन भी लिया था मैंने, तो आप ऐसे याद रखिएगा। तो चलिए समझाता हूं आपको थोड़ा डिटेल इस क्वेश्चन का। स्मॉल स्टेट्स की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, इसके अंदर स्मॉल स्टेट यानी कि जो छोटे राज्य जो हैं, इनमें सबसे अच्छा शासित राज्य कौन सा है, तो वो है प्यारे बच्चों गोवा भारत का। वैसे भारत का सबसे छोटा राज्य जो है वो गोवा ही है, ठीक है। और एक आपको और बात बता देता हूं कि गोवा वो राज्य है जहां पे 100% नल द्वारा जल पहुंचाने का कार्य हो चुका है वर्तमान में। हालांकि हरियाणा में 2024 तक का ये लक्ष्य है, ठीक है, 2022 तक इसे जो है 80% तक पूरा कर लिया जाएगा और 2024 में इसे 100% अचीव कर लिया जाएगा। दूसरा राज्य है मेघालय और तीसरा राज्य है यहां पे हिमाचल प्रदेश। ये तो बात हुई छोटे राज्यों की। अगर बात करते हैं यूनियन टेरिटरीज की यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, तो इस क्वेश्चन का आंसर चंडीगढ़ ही था, यानी कि ए ऑप्शन हो गया। दूसरे नंबर पे पुडुचेरी है और तीसरे नंबर पे लक्षद्वीप है। आपको मैं पुडुचेरी के बारे में बता देता हूं कि भारत के दो ही ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है, एक तो पुडुचेरी है, एक दिल्ली है, जिन दोनों के अंदर विधानसभा है, यानी कि इन दोनों के अंदर जो है वो मुख्यमंत्री है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आप सभी जानते होंगे अरविंद केजरीवाल है और वी नारायण सामी जो है वो पुडुचेरी के मुख्यमंत्री है। यहाँ के उपराज्यपाल का नाम है किरण बेदी, जो कि भारत की पहली महिला IPS अधिकारी भी, और दिल्ली के उपराज्यपाल का नाम है अनिल बैजल। ये दोनों ही आप याद रखिएगा। और दिल्ली को तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है। हालांकि सबसे साफ केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ का नाम आता है, ठीक है। अच्छा, अगर बात छोटे की होगी, छोटे में गोवा हो गया, केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़ हो गया, लेकिन सबसे बड़े राज्यों की बात करता हूं तो इसमें केरला जो है उसका नंबर 1 स्थान आता है। केरल राज्य जो है उसका नंबर 1 है। 2 नंबर पे तमिलनाडु और 3 नंबर पे आंध्र प्रदेश है। यहां के अंदर जो है वो शासन व्यवस्था सबसे उत्तम है, सबसे अच्छी शासन व्यवस्था है। ये बात आप याद रखिएगा। अब आपके मन में आ रहा होगा सर ये रिपोर्ट जो है किसने पेश की है, तो ये रिपोर्ट प्यारे बच्चों पेश की है पब्लिक अफेयर्स सेंटर यानी कि PAC, ठीक है। इसके द्वारा ये रिपोर्ट पेश की गई है, जिसको हम लोग PAI भी कहते हैं, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020। आपके पेपर में ये भी क्वेश्चन पूछा आ सकता है कि पब्लिक अफेयर इंडेक्स में किस केंद्र शासित प्रदेश का नंबर 1 स्थान है, तो आप जवाब दे सकते हैं। सर ये रिपोर्ट आई कब है, तो ये रिपोर्ट प्यारे बच्चों पेश की गई है 30 अक्टूबर 2020 को जो है अभी ये रिपोर्ट पेश की गई है, तो आप इसे जरूर याद कर लीजिएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गिद्ध संरक्षण, गिद्ध होते हैं, वल्चर्स होते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन आपको याद करवाता हूं। वल्चर्स को नेचर का प्यूरिफायर कहा जाता है। ये क्वेश्चन UPSC एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, या यूं कहिएगा हरियाणा सिविल सर्विस एग्जाम जो है उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो भी बच्चा सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहा है या पेपर देना चाहता है, उनके लिए ये क्वेश्चन सीधा सा इंपॉर्टेंट है। NCERT 7th क्लास और 8th क्लास में आप पढ़ना वल्चर्स के बारे में। वल्चर्स जो होते हैं वो नेचर्स के प्यूरिफायर होते हैं। और आपको मैं एक बात बता देता हूं, जैसे कोई मरे हुए पशु पक्षी होते हैं उनको ये खत्म कर देते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि किसी गाय या भैंस की जंगल में मौत हो गई है, अब वो सीधे पड़े रहेंगे तो उनमें कीड़े वगैरह पड़ जाएंगे और वो वातावरण में कहीं ना कहीं बीमारी फैलाएंगे, वायरस बैक्टीरिया फैलेंगे। तो ये वल्चर्स क्या करते हैं, उनको खा जाते हैं और ऐसे ही क्या करते हैं, एनवायरमेंट को प्यूरिफाई करने का काम करते हैं। लेकिन हो क्या रहा है कि पिछले कुछ सालों से देखने को मिल रहा है कि वल्चर्स धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। और ये रिपोर्ट कहती है कि 99% वल्चर्स यानी कि गिद्ध जो है ना वो लगभग खत्म हो गए हैं, केवल 1% ही कहीं ना कहीं बचे हैं। और ये मतलब यूं कहिएगा रेड अलर्ट ही हो गया इनका। तो देखो, गिद्ध संरक्षण 2020 से 25 के कार्य परियोजना के अनुसार हरियाणा के किस हिस्से में गिद्ध बचाव केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो देखिएगा, वैसे तो गिद्ध संरक्षण केंद्र हरियाणा में ऑलरेडी है ही, लेकिन गिद्ध बचाव केंद्र या यूं कहिएगा इसको थोड़ा और एनहांस किया जाएगा। केंद्र भी स्थापित कर दिया गया था पहले ही 2001-2 के दौरान, फिर 6 के दौरान इसे अपडेट कर दिया गया था। लेकिन अभी गिद्ध बचाव केंद्र हरियाणा के पंचकुला के पिंजौर में स्थापित किया जाएगा। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा।
काफी हद तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। ये आपको इस फोटो में दिखाई दे रहे होंगे, ये वल्चर्स होते हैं, ये मरा हुआ कोई पशु है, इसको खा रहे हैं, मतलब ये एनवायरनमेंट को प्यूरिफाई करने का काम कर रहे हैं। अच्छा, यहां पे आपको मैं बता देता हूं भारत के 5 राज्यों के अंदर तो जो क्या होने वाला है, जो आपका वर्ल्ड वाइल्ड यूं कहिएगा नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है, उसके द्वारा जो है ये परियोजनाएं चलाई जाएगी जहां पे गिद्ध संरक्षण सेंटर बनाए जाएंगे। 5 राज्यों में पहला है यूपी, दूसरा है त्रिपुरा, तीसरा है महाराष्ट्र, चौथा है कर्नाटका और 5वां है तमिलनाडु। लेकिन इसके अलावा ये योजना जो है ये हरियाणा का पिंजौर, दूसरा भोपाल एमपी का, तीसरा गुवाहाटी असम में और चौथा हैदराबाद तेलंगाना में, ये 4 बचाव केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे। तो इसको आप जरूर याद रख लेना। थोड़ा डेप्थ लेके जाता हूं इस क्वेश्चन की मैं आपको। देखो क्या होता है कि अनजाने में ये आप सोच रहे होंगे सर ये गिद्ध इतने खत्म कैसे हो गए, तो देखो इनका कारण क्या है। इनका कारण है 2 टाइप की दवाई। एक तो होती है एस्प्रिन दवाई, ठीक है, एक एस्प्रिन होती है, एक आपको मैं बताता हूं अगली जो दवाई होती है जो पशुओं को दी जाती है जनरली, ठीक है, और इसका नाम है आपका डाइक्लोफेनिक, ठीक है। ये दोनों ही दवाई हरियाणा सिविल सर्विस एग्जाम या आपका जो यूपीएससी का एग्जाम है उन दोनों में ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन एनसीईआरटी जब आप पढ़ोगे इन दवाइयों के सीधे सीधे नाम दे रखे हैं। एक का नाम है डाइक्लोफेनिक और दूसरे का नाम एस्प्रिन। देखो डाइक्लोफेनिक दवाई जो है ना ये जनरली पशुओं को दर्द निवारक के रूप में यूं कहिएगा पेन किलर के रूप में दी जाती है, लेकिन इस दवाई की वजह से जितने भी ये वल्चर्स हैं ना इनके किडनी पे प्रभाव पड़ रहा है और ये धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। ऐसे ही एस्प्रिन तो हम लोग ही यूज करते हैं, ठीक है। तो इन्हीं दवाइयों की वजह से धीरे धीरे गिद्ध जो है खत्म होते जा रहे हैं और इसके लिए एक टास्क फोर्स भी गठित की गई है। इस टास्क फोर्स का रिजल्ट आएगा 2029 में। बहुत सारे देशों के अंदर भी काम किया जा रहा है, लेकिन पर्टिकुलर इंडिया की बात कर रहे हैं हम लोग। 2001 में हरियाणा के पिंजौर में गिद्ध देखभाल केंद्र बनाया गया था, ये आपका वल्चर्स केयर सेंटर बनाया गया था। 2004 में गिद्ध देखभाल केंद्र जो है उसको अपग्रेड किया था, ठीक है, उसको संरक्षण और प्रजनन केंद्र के रूप में आगे बढ़ाया। 2006 में फिर हरियाणा में क्या हुआ, वन विभाग और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के बीच में एक समझौता हुआ जिसमें गिद्धों के संरक्षण का लक्ष्य रखा गया और कहा गया कि ये डाइक्लोफेनिक नाम की दवाई है, इस पूर्ण रूप से इस पे जो है रोक लगाई जाएगी। आप ये पूछेंगे सर ये कौन सी प्रजातियां हैं जो कि संकटग्रस्त सूची में नाम इनका शामिल है, तो देखिएगा ये 3 प्रजातियां हैं। पहली इनके अंदर है व्हाइट बैक्ड वल्चर, दूसरी है सिलेंडर बिल्ड वल्चर और तीसरी है लॉन्ग बिल्ड वल्चर। आपको इनके फोटो भी दिखा देता हूं। ये पहली है व्हाइट बैक्ड वल्चर, ठीक है, और ये कुछ इस टाइप के दिखते हैं। दूसरा है सिलेंडर बिल्ड वल्चर और तीसरी जो है ये है लॉन्ग बिल्ड वल्चर। तो आप इस क्वेश्चन से इतनी सारी जानकारियां इकट्ठा कर लीजिएगा, काफी हद तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये आपके लिए। आगे बढ़ता हूं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हरियाणा के 55वें स्थापना दिवस पर हरियाणा इन यूके एसोसिएशन के इस रंगारंग कार्यक्रम का आगाज शंखनाद से हरियाणवी रंगमंच के विख्यात कलाकार खालिस्तान हरियाणा की धरती से किया है। तो हरियाणवी संस्कृति के विख्यात कलाकार हरियाणा की धरती से किया, इनका नाम है महावीर गुड्डू। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक रहेगा। आप सभी को पता होगा महावीर गुड्डू को, शायद आप जानते भी होंगे अगर आप म्यूजिक लवर हैं तो, ठीक है। और आपको मैं बता देता हूं कि अंग्रेजों की धरती पर महारी संस्कृति, महारी विरासत की धूम 1 नवंबर को नजर आई थी, ठीक है। और यह नजारा कुरुक्षेत्र और हरियाणा में नहीं बल्कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ और भी देशों में जो है 1 नवंबर यानी कि हरियाणा दिवस के ऊपर देखने को मिला था। हरियाणा इन यूके एसोसिएशन के रंगारंग कार्यक्रम का आगाज किया था हरियाणवी रंगमंच के विख्यात या विश्वविख्यात कहूंगा इनको मैं कलाकार जिनका नाम है महावीर गुड्डू, जो कि हरियाणा की धरती से किया था। और यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं बता देता हूं क्या कि 1 नवंबर को ही पिछले 100 वर्षों में पहली बार भारतीय मूल के डॉक्टर जिनका नाम है डॉक्टर सत्यवीर सिंघल, इनको ब्रिटिश साम्राज्य मेडल से नवाजा गया। अब आपको इस क्वेश्चन के बारे में मैंने पहले ही बता दिया था, अगर आपको याद हो तो इनकी घोषणा हुई थी तब, क्योंकि इन्होंने ब्रिटिश के अंदर जो गीता महोत्सव था उसमें भी भाग लिया था और इन्होंने कई सारे जो है योगदान दिए थे सामाजिक कार्य में। इसी वजह से इनको ब्रिटिश साम्राज्य मेडल से नवाजा गया और ऐसा पिछले 100 वर्षों के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन जाता है हमारे लिए, ठीक है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। के अलावा ऑस्ट्रेलिया में भी कार्यक्रम हुआ था, ठीक है। तो मतलब ये आप सारी चीजें याद कर सकते हो। ऑस्ट्रेलिया में एसोसिएशन ऑफ हेरिटेज विलेज ट्रस्ट कुरुक्षेत्र द्वारा आयोजित किया गया था, ठीक है। तो ये दोनों तीनों चीजें आपको याद रखनी है इस वाले क्वेश्चन से।
अगला क्वेश्चन हमारा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग पीजीसीआईएल जो है कहते हैं, इसके निदेशक जो है ना, इसके निदेशक वो किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिएगा, सार्वजनिक क्षेत्र की पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है ना, जिसको हम लोग पीजीसीआईएल कहते हैं, इसके अभी हाल ही में प्रोजेक्ट डायरेक्टर नियुक्त किया गया है अभय चौधरी को। जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं यही है अभय चौधरी। ये वाला क्वेश्चन भी आपका हरियाणा के साथ में नेशनल दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अभय चौधरी को नियुक्त तो कर दिया गया है। अभय चौधरी का काफी लंबा एक्सपीरियंस है, 35 सालों से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है। किस चीज में एक्सपीरियंस है? ट्रांसमिशन लाइन में इनका एक्सपीरियंस है, ऑपरेशन में, मेंटेनेंस में, एक कंस्ट्रक्शन इंजीनियर में इनका जो है बहुत लंबा एक्सपीरियंस है। इन्होंने जो है वो एनआईटी दुर्गापुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हुई है और अभी इन्हें हाल ही में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के जो है वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से। अच्छा, जिक्र हो रहा है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन का, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 23 अक्टूबर 1989 को। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में। तो करके इंपॉर्टेंट है ये हमारे हरियाणा जीके के लिए। राष्ट्रीय स्तर पर की जाने वाली वार्षिक इंटीग्रेटेड रैंकिंग में DHBVN खालिस्तान रेटिंग के साथ देश में चौथे स्थान पे रहा है। तो देखिएगा, DHBVN यानी कि आपका दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम जो है, ये A+ रेटिंग के साथ में देश भर में चौथे स्थान पे रहा है। इसमें पहले नंबर पे गुजरात डिस्कॉम रहा है, वो बात आप याद रख सकते हैं। देश भर में कोविड-19 के कारण आर्थिक मंदी तो चल ही रही थी, उसमें हरियाणा को भी आर्थिक मंदी झेलनी पड़ी थी, लेकिन फिर भी हरियाणा के जो बिजली वितरण निगम है, जिसमें से उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, जिसको हम लोग UHBVN भी कहते हैं, और दूसरा है दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, इन दोनों ने बड़ा ही शानदार प्रदर्शन किया। DHBVN ने तो A+ रेटिंग ली है और चौथे स्थान पे रहा देश भर में, और जो UHBVN जो है ना, इसने A रेटिंग ली है और देश भर में ये 7वें स्थान पे रहा। काफी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है ये, ठीक है। आपको कुछ आंकड़े भी याद करने पड़ेंगे प्रीवियस, जैसे 2015-16 में UHBVN जो है इसकी B रेटिंग थी और ये 24वें स्थान पे था, ठीक है। और मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि हरियाणा में ऐसा नहीं है कि मतलब बिजली के रेट है वो बढ़े हैं। पिछले लगभग 3-4 सालों से ऐसा देखने को मिला है कि कोई बिजली के रेट है, दर है, उनमें कोई वृद्धि नहीं हुई है। और एग्रो इंडस्ट्रीज के बिजली उपभोक्ताओं की सस्ती दर, बल्कि ऐसा उल्टा हुआ है कि जिनकी जितनी बिजली जो खेती बाड़ी के लिए दी जाती है, एग्रो इंडस्ट्री जिसको बोलते हैं, उनकी बिजली कम की गई है। फिर भी जो है हरियाणा के अंदर ये बहुत अच्छी बात हुई कि हम लोगों ने काफी हद तक अच्छा प्रदर्शन किया और 50 यूनिट तक 2 रुपए प्रति यूनिट और 51 से 100 यूनिट तक 2.5 रुपए प्रति यूनिट से जो बिजली है वो उपलब्ध करवाई जा रही है अभी वर्तमान की बात करें तो, ठीक है। इसके बावजूद भी हरियाणा का वित्त वर्ष का जो शुद्ध लाभ है वो 331 करोड़ रुपए जो है दर्ज किया गया, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोरोना काल के दौरान भी जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनको हर महीने सैलरी मिलती रही। अगर मान लेते हैं किसी दिन जो है अगले दिन छुट्टी आती है तो फिर भी उनको वेतन जो है वो अगले पहले दिन ही मिल जा रहा था, छुट्टी आती है तो भी। हरियाणा के अंदर तकरीबन 68,75,000 बिजली उपभोक्ताओं को पूरी बिजली उपलब्ध करवाई गई। 1 जनवरी 2016 को प्रदेश के 105 गांवों में 24 घंटे बिजली दी जाती थी, लेकिन अब वही 4878 गांव में 24 घंटे बिजली का जो काम हो रहा है, लगभग यूं कहिएगा 70% हरियाणा महारा गांव, जगमग गांव योजना के तहत जो है कनेक्ट हो चुका है। प्रदेश के अंदर 2015-16 में जो है लाइन लॉस कितना था? 30.02, लेकिन अब ये लॉस जो है वो कितना हो गया? 17.17 हो गया है। और इन सभी में जो है यूं कहिएगा योगदान रहा है बिजली निगम के CMD, जिनका नाम शत्रुजीत सिंह था, जो अभी रिसेंटली जो है परिवहन विभाग के प्रबंध निदेशक बने हैं या यूं कहिएगा प्रधान सचिव बने हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखना। आगे बढ़ता हूं। हरियाणा में दूसरा सीरो सर्वे का रिजल्ट आ चुका है और दूसरे सीरो सर्वे में कितने परसेंटेज में एंटीबॉडी मिली है? तो हरियाणा के अंदर दूसरे सीरो सर्वे के अंदर 14.8% जो है वो एंटीबॉडी मिली है। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का
बिल्कुल ठीक रहेगा। और इस सीरो सर्वे में 16.5% लोग जो हैं वो स्वस्थ हो चुके हैं। ठीक है, अब देखिएगा एंटीबॉडीज मिली है कितनी, एंटीबॉडीज मिली है लगभग 15% के आसपास। ठीक है, लेकिन ये जो है कुछ हद तक आंकड़ा जो है वेरिएशन में गया, और मतलब 14.8 आप इसे राउंड फिगर कर लीजिएगा, 15% कर लीजिएगा। ठीक है, तो 15 से 16% लोग ऐसे हैं हरियाणा के अंदर जो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। अब सर इसका मतलब क्या हुआ एंटीबॉडी मिलने का? देखो क्या होता है बेटा, एक तो होती है हमारे शरीर में एंटीजन होता है, ठीक है, और एक हमारे शरीर में क्या होता है, एक हमारे शरीर में एंटीबॉडी होता है। ठीक है, अब देखो एंटीजन और एंटीबॉडी का मतलब क्या है, बाहर से कभी भी कोई रोग अटैक करता है उसको एंटीजन बोलते हैं, और शरीर उसके खिलाफ एक आर्मी प्रिपेयर करता है या रोगों से लड़ने की क्षमता बनाता है, उसको हम लोग एंटीबॉडी का नाम देते हैं। तो जो लोग ठीक हो चुके हैं उनमें एंटीबॉडी मिलेगी, कंफर्म सी बात है। तो अभी रिसेंट आंकड़ा जो है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं, तो 14.8% आंकड़ा जो है वो कुछ एजेंसियों ने दिया है, और कुछ एजेंसियों ने दिया है 16.5% का। ठीक है, तो मैं आपको यहां पे एक आंकड़ा बता रहा हूं, 15 से 16% का आंकड़ा है। ठीक है, इसे आप ऑप्शंस पे जाएंगे, ऑप्शन पे जो है टिक करने वाले होंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच का आंकड़ा है। बहुत मतलब आधी न्यूज एजेंसियां कह रही है 14.8 है, आधी कह रही है 16.5 है, तो 1-2% का वेरिएशन है यहाँ पे। तो प्लीज यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना। जो हमारे पास में रिजल्ट है, मैं आपको दोनों ही रिजल्ट बता दिए हैं। ठीक है, तो इतनी तो बात आपको समझ में आई। दूसरी बात है कि कोरोना की वर्तमान मृत्यु दर कितनी है वर्तमान में हरियाणा में, 1.06% की है हरियाणा के अंदर वर्तमान में। अच्छा, पहला सीरो सर्वे कब हुआ था? पहला सीरो सर्वे तो अगस्त के अंदर हुआ था। ठीक है, और उस टाइम में जो है एंटीबॉडी मिली थी तकरीबन 8% के आसपास में। ठीक है, 8 से 9% लोग ऐसे थे, वही आंकड़ा वहां पे भी वेरी कर रहा था। ठीक है, 8% ऑप्शन ना हो, पहली प्रेफरेंस आपको 8 ही देनी है, दूसरी प्रेफरेंस 9 और तीसरी प्रेफरेंस आपको 10%। ऐसे ही आज इस क्वेश्चन में आपको पहली प्रेफरेंस देनी है 14.8% की, दूसरी फिर आपको देनी है 16.5% की। ठीक है, तो आप ऐसे प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग समझ लीजिएगा, दोनों ही ऑप्शन हो तो 14.8 लगाइएगा। और पहली जो आपका सीरो सर्वे था उसमें 8% लोगों में एंटीबॉडी मिली थी। ठीक है, इस बार बढ़ गई है 14.8, मतलब रिकवरी रेट अच्छा ही हो रहा है, अच्छी बात ही है ये। ठीक है, और ये सीरो सर्वे शुरू कब हुआ था? 19 से 20 अक्टूबर को हुआ था, और 14,477 लोगों के जो इसमें सैंपल लिए गए थे। तो ये बात आप जरूर याद रखना। तो आगे बढ़ता हूं मैं, अगला क्वेश्चन क्या रहेगा। हाँ, एक बात और यहां पे इंपॉर्टेंट है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 11.4% जो है, और शहरों में 19.8% एंटीबॉडी मिली है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। किस फिल्म अभिनेता ने हरियाणा दिवस पे अपने पैतृक गांव जसिया में 200 पौधे लगाए हैं? तो अपने पैतृक गांव जसिया के अंदर, जसिया गांव पड़ता है रोहतक के अंदर, और ये पौधे लगाए हैं अभिनेता रणदीप हुड्डा ने। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। रणदीप हुड्डा खैर भला इन्हें कौन नहीं जानता है, घोड़ों के काफी प्रेमी है, सूरजकुंड मेलों में ये काफी अच्छा प्रदर्शन भी किया करते हैं अपने घोड़ों के साथ में। ठीक है, और 200 पौधे इन्होंने लगाए हैं, उनकी रख रखाव के लिए जो है लोगों को रखा भी है, आर्थिक सहयोग की जिम्मेदारी भी उनको जो है सौंपी गई है। और इनका ये पैतृक गांव कौन सा है? जसिया, जो कि रोहतक गोहाना रोड के ऊपर स्थित है। ठीक है, और रणदीप हुड्डा ने कहा कि जो हरियाणा है उसके अंदर नाम मात्र ही हरियाली है, लगभग 6-6.5% ही हरियाली है। ठीक है, तो हरियाणा में जो है वो पेड़ लगाने की अति आवश्यकता है, और प्रदूषण का लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है, इस वजह से तो बहुत जरूरी है ये। वे इन दिनों अपनी फिल्म अनफेयर एंड लवली की जो है शूटिंग है उसको पूरा करने के लिए हरियाणा के करनाल में पहुंचे हुए हैं। आगे बढ़ता हूं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा। हरियाणा में 54 वर्ष के सियासी सफर में बड़ौदा में होगा कौन सा उपचुनाव? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है पर इंपॉर्टेंट बहुत है। हरियाणा में आप सभी को पता है आज के दिन ही सोनीपत के अंदर बड़ौदा में उपचुनाव होने वाला है, ये 35वां उपचुनाव होने वाला है। अब तक जो है 34 उपचुनाव हो चुके हैं, मतलब हमारा हरियाणा 54 साल का हो गया है। 55वां स्थापना दिवस हम लोगों ने मनाया था इस बार, और 35वां ये जो अब तक 34 हो चुके हैं, 35वां आज होने वाला है ये उपचुनाव। ठीक है, तो चलिए इसका थोड़ा सा डेप्थ जानते हैं हम लोग, क्या कि 54 वर्ष के इतिहास में निकट भविष्य में होने वाला यानी कि आज होने वाला उपचुनाव ये कौन सा है? 35वां होगा। 19 बार तो सत्ता पक्ष ने जो है इसमें जीत हासिल की है, 15 बार इसमें विपक्ष जो है उसने जीत हासिल की है। थोड़ा सा शुरुआत देखते हैं इसकी। 1966 में हरियाणा का गठन हुआ था, सबको पता है। पहले आम चुनाव 1967 में। उसके बाद में क्या है कि इस साल चुनाव में बहादुरगढ़ सीट से हरद्वारी लाल कांग्रेस से विधायक निर्वाचित हुए।
रोचक पहलू इसमें यह है कि हरद्वारी लाल ने अपना त्याग पत्र दे दिया और 1967 में यहां पे उपचुनाव हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट, पहली बार। और इसी प्रकार क्या हुआ, ये हरद्वारी लाल जीत भी गए थे उसमें, ठीक है। और इसी प्रकार हरियाणा में उपचुनाव की शुरुआत हो गई 1967 में बहादुरगढ़ से, और अभी तक जो है 34 उपचुनाव हो चुके हैं और 34वां उपचुनाव पिछले साल जींद में हुआ था। तो आपसे सबसे पहला क्वेश्चन हो सकता है कि पहली बार उपचुनाव हरियाणा में कहां हुआ? बहादुरगढ़ में। कब हुआ? 1967 में। जीते कौन? हरद्वारी लाल जीते, ठीक है। कौन सी पार्टी से थे भाई ये? तो ये कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते थे। अब देखो 19 बार तो विजय हुआ है सत्ता पक्ष, जो सत्ता में ही है। जैसे उपचुनाव में 1978 में बादली से जनता पार्टी के उदय सिंह ने जीत ली। उसके बाद चौधरी देवीलाल उस टाइम पे मुख्यमंत्री थे। 1989 में कांग्रेस की सरकार में भट्टू कला और अटेली में कांग्रेस ने जो है जीत हासिल की। 85 में क्या है, इससे पहले किशन दास, उचाना कला से कांग्रेस के सूबे सिंह, नू से कांग्रेस के ए खान, टोहाना से कांग्रेस के हरपाल सिंह। 86 में उपचुनाव में बंसीलाल ने तोसाम से। 88 में लोकदल के तैयब हुसैन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, पूछा जा चुका है ये। 1990 में ओम प्रकाश चौटाला ने। अच्छा, इसके अलावा ये भी और भी हैं, आप इन्हें पढ़ लीजिएगा पीडीएफ में। 15 बार विपक्ष ने भी जो है दम दिखाया है अपना। जैसे 1967 में जो है बहादुरगढ़ से हरद्वारी लाल, ठीक है। और ये बाकी आप पढ़ सकते हैं। ये भी इसमें एक इंपॉर्टेंट है कि 5 बार जो है 5 पूर्व मुख्यमंत्री भी उपचुनाव में अपनी जीत हासिल कर चुके हैं। जैसे 1985 में देवीलाल ने महम से उपचुनाव जीत हासिल की थी, जबकि इससे पहले वो मुख्यमंत्री बन चुके थे। 86 में बंसीलाल ने तोसाम उपचुनाव में जीत हासिल की और उस समय वे केंद्र में मंत्री थे और कांग्रेस हाईकमान द्वारा भजनलाल की जगह हरियाणा का मुख्यमंत्री बना दिया गया था, जिस पर उन्होंने तोसाम से उपचुनाव लड़कर विजय प्राप्त की थी। अच्छा, 93 में ओम प्रकाश चौटाला ने नरवाना से जीत दर्ज की, इससे पहले वो मुख्यमंत्री बन चुके थे। 2005 में भूपेंद्र हुड्डा ने किलोई से जीत हासिल की थी, तब वे मुख्यमंत्री बन गए थे और रोहतक से सांसद थे। बाद में किलोई से उपचुनाव जीतकर विधायक भी बने। और 2008 में भी कुछ ऐसा हुआ कि भजनलाल ने आदमपुर से उपचुनाव जीता था और इससे पहले भी वे 2 बार मुख्यमंत्री बन चुके थे। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए, भूलना मत इसे। हरियाणा में अब परिवार पहचान पत्र सीएससी सेंटरों के अलावा कहां पे बनेंगे? तो हरियाणा में परिवार पहचान पत्र जो है ना, वो सीएससी सेंटरों की बजाय सीएससी सेंटरों के अलावा राशन कार्ड डिपो पे भी, राशन डिपो पे भी बनेंगे। जहां पे राशन कार्ड बनते हैं गांव में डिपो होल्डर्स के पास में, वहां पे परिवार पहचान पत्र बनेंगे। फैमिली आईडी कार्ड के लिए केवल आधार कार्ड व मुखिया के बैंक खाते का विवरण मांगा गया है, जबकि सीएससी सेंटरों पे जाते हैं तो फैमिली आईडी बनवाने के लिए सभी सदस्यों के आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, वोटर कार्ड, बैंक विवरण देना होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि थोड़े दिन पहले भी मैंने अपडेट बताया था क्या कि परिवार का कोई एक मेंबर जाके परिवार पहचान पत्र बनवा सकता है, सबका आधार कार्ड ले जाके। तो इतने ही थे आज के हमारे क्वेश्चन। आपके लिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्या रहेगा? हाल ही में मुख्यमंत्री ने किस जिले में ई चौपाल का उद्घाटन किया है? ए ऑप्शन है करनाल, दूसरा हिसार, तीसरा रोहतक और चौथा इनमें से कोई नहीं। हरियाणा में कितनी ई चौपाल बन चुकी है? सबसे पहले कौन सी बनी थी? ई चौपाल का मतलब क्या होता है? ये सारी बातें आप विस्तार से बताइए। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।